नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं बड़ौदा BNP पारिवास का एक रिटायरमेंट फंड जो कि रिटायरमेंट पे फोकस करता हुआ है। यह NFO है। आपको मालूम है कि NFO का भाव 10 रुपए होता है और यह भाव को NAV बोलते हैं। यह NFO 8 मई 2024 से 22 मई 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। इस फंड में क्या है खास? अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको कितने रुपए की SIP करने से आपका रिटायरमेंट बहुत आसान हो जाएगा। आपकी उम्र अगर 40 साल है या आपकी उम्र 50 साल है तो ये सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और एक और खास बात कि इन दिनों क्यों म्यूचुअल फंड कंपनियां रिटायरमेंट पर फोकस करती हुई NFOs या नई स्कीम्स लेकर के आ रही हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले 1-2 महीने पहले PGIM रिटायरमेंट फंड भी आया था। तो चलिए समझते हैं इन सारी बातों को, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इंडिया के अंदर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 28 सिटीज के अंदर करीबन 2093 लोगों पर एक सर्वे किया और उस सर्वे के जो डेटा आए वो बड़े इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल है। उनकी फाइंडिंग्स जो है वो बड़ी इंसाइटफुल है। उस सर्वे में जो की फाइंडिंग्स आई उनमें से 5 हिंदुस्तानियों में से 3 लोगों ने ये माना कि हेल्थ उनके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है रिटायरमेंट के लिए। 3 में से हर एक आदमी ने यह माना कि जो अभी तक उनके पास पैसा है वो केवल 5 साल चलने वाला है, यानी बहुत कम सेविंग्स है। 53% इंडियन ने यह माना कि वो आज भी फैमिली वेल्थ पे डिपेंडेंट है या फिर अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट 5 में से 2 लोगों ने यह माना कि उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है, वो केवल आज में जी रहे हैं। और 10 में से 9 लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी उनको ये रिग्रेट था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना जल्दी शुरू नहीं किया, नहीं तो उनकी रिटायरमेंट और अच्छी होती। तो अगर आप 50 साल के हैं और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये बात जरूर मैसेज कन्वे कीजिएगा कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करना या अर्ली सेविंग्स करना कितना जरूरी है और रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी उम्र 25-30 साल है तो आप अपने पेरेंट्स से ये बात वैलिडेट कीजिए कि इस डेटा में कि 10 में से 9 लोग ये मान रहे हैं उनको रिग्रेट है, तो आपको ये रिग्रेट नहीं हो, अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल स्ट्रक्चर्स चेंज होता जा रहा है। एक जमाना था जब ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट हुआ करता था। आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिली, नो किड्स और सिंगल पेरेंट्स का आया। नो किड्स यानी डबल इनकम, नो किड्स। अपना हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि आज भी पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है रिटायरमेंट सॉल्यूशन की तरह देखते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को इमरजेंसी फंड की तरह सोचते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीजें शिफ्ट होती जा रही हैं। तो आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए और न केवल रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए जबकि हैप्पी रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हैप्पी रिटायरमेंट का मतलब मेरा क्या है कि अगर वर्किंग एज के दौरान अगर आपकी कोई ओवरड्यू वेकेशंस रह गई तो गोइंग फॉर ओवरड्यू वेकेशंस आपका हैप्पी रिटायरमेंट हो सकता है। सोशलाइजेशन हैप्पी रिटायरमेंट हो सकता है। या आपकी कोई हॉबीज है जिसको आप सालों से करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पोस्ट रिटायरमेंट आप करना चाह रहे हो। लेकिन ये संभव कैसे होगा? क्योंकि 2014 में जो 28,000 रुपए के आसपास का खर्चा था वो 2024 आते आते 50,000 रुपया पर मंथ एक्सपेंसेस हो गया। अगले 10 साल की बात की मैं बात करूं तो वो करीबन 83,802 रुपया और आज से 20 साल बाद 1,40,455 रुपया हो गया। वो भी अगर सरकार का जो सरकारी आंकड़ा है महंगाई का उसको पकड़ते हैं तो आज से 10 साल बाद यानी 2034 में आज के जो 50,000 रुपया पर मंथ का खर्चा है वो 83,000 पर मंथ का खर्चा होगा। और आज से 20 साल यानी 2044 में आज का जो 50,000 रुपए का खर्चा है वो 1,40,455 रुपए के आसपास होगा। तो आप इतने भारी भरकम पर मंथ के एक्सपेंसेस देख के निराश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम सहज रहिए क्योंकि अपने पास एक बेहतरीन टूल है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी और रिटायरमेंट दोनों जर्नी को आसान बनाता है और वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही सुपर फॉर्मूला है, बहुत ही एक इक्विपमेंट है, टूल है। तो चलिए समझते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 साल की है और आप रिटायरमेंट होने जा रहे हैं 58 साल की उम्र में, एक मैं केस स्टडी आपके लिए उदाहरण के तौर पर पकड़ रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। 40 साल की करंट एज है आपकी, रिटायरमेंट एज है 58 साल, यानी आपके पास वर्किंग ईयर्स जो है वो करीबन 18 साल और पड़े।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको मालूम है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब 47 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो आज की एज में WHO के अकॉर्डिंग 70 प्लस की है। अगले 10-15 सालों में ये और ज्यादा बढ़कर के 80 के आसपास की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी बाय एंड लार्ज। वैसे ये फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ये कई चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप 80 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लें तो रिटायरमेंट के लिए जो पैसा अपने को चाहिए 58 साल से 80 साल के बीच, यानी 22 साल अपने को पैसा चाहिए। और आज के अगर 50,000 रुपए महीने का खर्चा है तो ऐसा भी माना जाता है बाजार के जानकारों का कि जो खर्चा आज 100 रुपए का है वो रिटायरमेंट के बाद 80 रुपए का हो जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ खर्चे जैसे कि ऑफिस जाने का खर्चा आदि बंद हो जाते हैं, तो 100 रुपए का 80 रुपया ही लगता है। तो 50,000 रुपया जो मंथली एक्सपेंसेस है आज आपका, वो 40,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से होगा। तो वो 40,000 रुपया 5.3% जो कि सरकारी इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, बढ़कर के 18 साल बाद होगा 1,01,338 रुपए। और ये 1,01,338 रुपया हर महीने का खर्चा अगले 22 साल तक भी इन्फ्लेशन चलेगा, वो भी महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो कितने रुपए की SIP की जाए या कितना रिटायरमेंट फंड होना चाहिए? 2,20,00,000 रुपए अगर रिटायरमेंट फंड है आपका तो आपको इससे काम चल जाएगा। 1,01,338 रुपया 5% की महंगाई के साथ बढ़ता हुआ आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसमें 10% का अनसर्टेनिटी प्रीमियम जोड़ देते हैं, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मान के चलते हैं 10% का। तो एक्चुअली आपको रिटायरमेंट कॉर्पस जो चाहिए 2,40,00,000 रुपए के आसपास चाहिए। तो करीबन अगर 11%, 11.3% का रिटर्न मानते हैं हाइब्रिड फंड में, तो आपको मंथली SIP जो है वो 34,781 रुपए की मंथली SIP की आपको जरूरत पड़ती है। करीबन 35,000 रुपए पर मंथ की SIP। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 35,000 रुपए की SIP शुरू कर दें, वन टाइम पैसा डाल करके इस अमाउंट को 35,000 से कम ले आइए। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप 58 साल की मैंने रिटायरमेंट एज पकड़ी है, आप 60 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं अगर 35,000 की SIP नहीं कर सकते तो, या फिर आपको मंथली जो एक्सपेंसेस है उसमें कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये फिगर आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको स्टार्ट करना जरूरी है। आप 10,000, 5,000, 20,000 जितने से भी SIP शुरू करें, शुरू कर दीजिए। उस SIP को आप बढ़ाते जाइए। जब जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड आए वो फंड आप डालते रहिए। एक बाय एंड लार्ज मैंने आपको आइडिया दिया। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 35,000 रुपए महीने की SIP कर देते हैं, तो आपको जो फंड है, जो 2,40,00,000 रुपए 40 साल की उम्र वाले के लिए पैसा हो रहा था, वो आपका फंड 8,30,00,000 रुपए हो जाएगा। यानी 10 साल पहले शुरू करने का आप फर्क देखिए कि कितना बड़ा फर्क आ जाता है कंपाउंडिंग में, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में। आपको मालूम है कि कंपाउंडिंग के लिए लंबे अरसे में काम करने के लिए केवल एक वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, और वो आपको अगर 30 साल की उम्र है तो 10 साल पहले करने में जो 2,40,00,000 का फंड हो रहा था वो 8,30,00,000 रुपए का फंड हो रहा है। वहीं पर आप इसका उल्टा देखते हैं, अगर 10 साल बाद और लेट शुरू करते हैं, यानी 50 साल की उम्र में करते हैं, तो आपके लिए वर्किंग ईयर्स बचते हैं। 8 साल और 35,000 की SIP शुरू करते हैं तो 2,40,00,000 की बजाय 50,00,000 रुपए का फंड आपको होगा। यानी 4 हिस्से जो है वो कम हो गए, 5वां हिस्सा एक बचा। 2,40,00,000 के बजाय आपका जो है वो 50,00,000 रुपए का ही फंड आपके पास बचा। तो इसका मैसेज जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट अर्ली कीजिए, वो सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे ज्यादा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा दिलाएगा। अब मैं बात करता हूं रिटायरमेंट फंड की, कि ये रिटायरमेंट फंड क्या है और किस तरीके से काम करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी आज आप पैसा डालेंगे तो 5 साल तक पैसा निकाल नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, या फिर 58 साल से, अगर 55 साल का कोई आदमी इसमें इन्वेस्ट करता है तो 3 साल बाद भी पैसा आप निकाल सकते हैं। ये फंड का पोर्टफोलियो कैसा होगा? तो इसमें 65 to 80% पैसा इक्विटी में लगेगा। इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और अक्रॉस मार्केट कैप लगेगा। कोई सेक्टर बाइस नहीं है। हाई क्वालिटी पेपर जो फिक्स्ड इनकम में लिए जाएंगे, और 20 से 35% पैसा जो है वो फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पेंशन आएगी, मंथली इनकम आएगी, वो आएगी SWP के रूट से। आपको मालूम है कि SWP SIP का बिल्कुल उल्टा होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है।
सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में एसआईपी में क्या होता है कि आपके खाते से पैसा कटता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के खाते में पैसा जाता है और नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी बढ़ती जाती है। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी से खट करके खाते में आपके पैसा जमा होता है, जैसे पेंशन आती है, जैसे आपका किराया आता है, जैसे आपकी सैलरी आती है, वैसे ही। और नंबर ऑफ यूनिट्स कम होती जाती है। ये एक तरीके का ऑटोमेटेड रिडम्पशन होता है, एक तरीके का ऑटोमेटेड विड्रॉल होता है। तो इसमें विड्रॉल की कैलकुलेशन के हिसाब से एसडब्ल्यूपी काम करती है, ये ऑटोमेटेड वे से आपका काम करेगी। अब मैं बात करता हूं कि हाइब्रिड स्ट्रेटेजी में अगर किसी ने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया तो आज उसकी क्या पोजीशन है। 10 साल के अंदर आप देखिए, लास्ट 10 ईयर में मार्च 2014 से मार्च 2024 तक 10 साल में इन्फ्लेशन, एफडी, गोल्ड और हाइब्रिड, जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं, ये 4 तरीके की रणनीति पे काम किया तो कैसा है। इन्फ्लेशन के अंदर 100 रुपए का बढ़ के 163 रुपया हुआ, 1.6 टाइम्स। एफडी के अंदर 100 रुपए का बढ़ के 187 रुपया हुआ, यानी 1.9 टाइम्स। जो गोल्ड है उसके अंदर 100 रुपए का बढ़ के लास्ट 10 सालों में 234 रुपया हुआ, यानी 2.34 टाइम्स। और जो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है जो कि इस एनएफओ में फॉलो की जाएगी, अगर ये फॉलो की होती, बैक टेस्टिंग का डेटा है ये 10 साल पहले, तो 100 रुपए का बढ़ के 352 रुपए हुआ, यानी पिछले 10 साल में 10.5 गुना पैसा बना है। अब इस फंड की मैं बात करता हूं कि इस फंड में क्या एग्जिट लोड है। तो इस फंड के अंदर किसी तरीके का कोई एग्जिट लोड नहीं है, ना कोई एंट्री लोड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का किया जा सकता है। अब इस फंड के रिस्कोमीटर की बात करता हूं। रिस्कोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि आपको इस किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्कोमीटर देखना चाहिए कि इस फंड के अंदर क्या रिस्क है। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये अंतिम पायदान पे है, यानी आपके प्रिंसिपल जो मूलधन अमाउंट है उसमें उतार चढ़ाव होंगे। बहुत बार ऐसा होगा, कई महीने, कई सालों तक ऐसा हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल ना बढ़े या मूलधन से भी कम हो। ये रिस्कोमीटर है, यानी अंतिम पायदान पे। अब ये स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। स्कीम सिलेक्शन का काम बाद का होता है। इसके लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने रिस्क प्रोफाइलिंग पे डिपेंड कीजिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिल गए होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।